नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। इस वक्त चीन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे संवाददाता संदीप पोल लेह में मौजूद है और वहां उन्होंने अभी मुझे बताया कि नॉर्दर्न पेंगोंग इलाके में भारत ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है। यह सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है और भारत चीन विवाद पर देश में इस समय इससे बड़ी खबर कोई नहीं है। बस कुछ देर में मैं अपने संवाददाता संदीप पोल के पास सीधा जुड़ने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जिस समय जिस जगह वहां खड़े हुए हैं वहां से कनेक्शन नहीं हमारा जुड़ पा रहा। इस समय बहुत बड़ी खबर है, पुरानी स्थिति से भारत और मजबूत हुआ है। आप शब्दों को समझिए मेरे, पुरानी स्थिति से भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिक जानकारियां हैं जो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। राहुल गांधी का दावा है कि देश में सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद है। और तो राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना लगातार चीन के छक्के छुड़ा रही है। हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है कि 31 अगस्त की रात को भी चीन की सेना की पोजीशन से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद 2 घंटे तक दोनों सेनाओं के बीच में तनातनी चलती रही। लेकिन फिर एक बार चीन की सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा। पिछले 2 महीने राहुल गांधी ने कई बार लगातार आरोप लगाए, चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। कभी उन्होंने कहा कि पीएम मोदी छुप कर बैठे हैं, डरे हुए हैं। सवाल है कि चीन की भरपूर पिटाई के बाद भी कांग्रेस क्यों इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत जिंदाबाद, बर्बाद वर्सेस आबाद। क्योंकि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि देश में वर्तमान ताकत भी अंग्रेजों की तरह है, यानी शासन सरकार भी अंग्रेजों की तरह है। अंग्रेजों की तरह मौजूदा ताकत भी हार जाएगी। क्या राहुल गांधी अंग्रेजों से नरेंद्र मोदी सरकार की तुलना कर रहे हैं? आज यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके ऐसा कहा, आज का आर पार ऐतिहासिक होगा और जोरदार होगा। जीडीपी में -23.9% की ऐतिहासिक कमी, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी, 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, राज्यों को केंद्र से जीएसटी का बकाया नहीं मिल रहा, कोरोना के सबसे अधिक मामले और मौतें भारत में, हमारी सीमाओं पर बाहरी आक्रमण हो रहा है। साथ में यह भी कहा गया कि इन सारी समस्याओं की जड़ मोदी सरकार है। ये कोई साधारण सियासी हमला नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मोदी सरकार के राज में देश में सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसके बाद राहुल ने एक और तंज कसते हुए ट्वीट किया, फूट डालो और राज करो एक घिनौनी नीति थी और हमेशा रहेगी। ऐसी सोच को देश ने पहले भी पराजित किया था और आगे भी करेगा। 1905 का बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास के सबसे भयावह पलों में से एक है। इस विभाजन का उद्देश्य था नफरत के जरिए भारत को सांप्रदायिक रूप से बांटना और जनता के सहयोग से आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस की शक्ति को कम करना। अंग्रेजों वाली वही नीति आज भी अपनाई जा रही है, मगर जब अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ गया था तो वर्तमान ताकतों को भी मात ही मिलेगी। पर सवाल है, क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है जैसा कांग्रेस बता रही है, या फिर ये सिर्फ सियासत है? क्योंकि चीन तो भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद कराह रहा है। ब्लैक टॉप से भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया है। पिटने के बाद चीन बातचीत करने और भारत के साथ सीमा निर्धारित करने के लिए हाथ पांव जोड़ रहा है। चीन जिस जबान को जानता है, नरेंद्र मोदी जी को उसी जबान में बात करनी पड़ेगी। आज ताज्जुब की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जिन सुर्ख आंखों की बात किया करते थे, आज उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अपने कान बंद कर रखे हैं। लगभग सभी समाचार पत्र और लगभग सभी चैनल बहुत विस्तार से सीमा पर हो रही घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं और पूरे देश का मूड बता रहे हैं।
सवाल है कि जब चीन पर भारत का पलड़ा भारी है और पूरी दुनिया भारत के रुख का समर्थन कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार क्या जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत जिंदाबाद, बर्बाद वर्सेस आबाद। और अब बर्बाद और आबाद वाली सियासत का विश्लेषण सुनिए। सरहद पर भारतीय सेना ने चीन को हद में रहना सिखा दिया है। सेना की मार के साथ चीन पर आर्थिक स्ट्राइक भी हुई है। आज ही कई सारे ऐप्स दोबारा बैन कर दिए गए हैं, उसमें पबजी भी बड़ा अहम है। पहली बार हर मोर्चे पर चीन पिट रहा है और भारत पीट रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अंग्रेजों जैसा कहा। क्या मोदी सरकार फूट डालो देश पे राज करो कर रही है, जैसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लेकिन इस समय मैं भारत और चीन विवाद पर जो सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, मेरे साथ हमारा संपर्क हो गया है संदीप बोल से। मैं किसी के पास इस समय नहीं जाऊंगा, सीधा संदीप बोल के पास जाऊंगा। लेह से हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। संदीप बोल, बड़ी खबर क्या है इस समय, ये बताइए बॉर्डर से। देखिए, बड़ी खबर यह है कि जिस वक्त 29-30 की रात को और चीन की सेना जो है जो सदर्न पार्ट है पेंगोंग लेक का, वहां से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और उन हाइट्स को कब्जा करने की कोशिश कर रही थी जो कि रणनीतिक महत्व से बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसे में उसी दौरान जो है भारत ने पेंगोंग का जो नॉर्दर्न बैंक है, यानी कि जो सबसे पुराने समय से विवादों का कारण रहा है, वहां पे भी अपनी पोजिशनिंग को चेंज किया है। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते जो है हम वो सारी जानकारियां नहीं बता सकते। बिल्कुल मत बताइए, बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि भारत की जीत होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक जानकारी बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। हम उन चैनल्स की तरह नहीं है जो स्ट्रैटेजिक जानकारी को सार्वजनिक पटल पे लीक कर दे, क्योंकि ये बड़ी जानकारी है और बहुत बड़ी जानकारी है। व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बड़ी जानकारी है कि आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। इतनी बड़ी जानकारी है। भारत ने जिस पोस्ट पर इस समय अपना काम किया है, मैं बस अभी के लिए इतना ही बता सकता हूं, क्योंकि हमारे होठ सिले हुए हैं, क्योंकि हम देश को आगे रखते हैं और मुल्क को सबसे आगे रखने के लिए हम टीआरपी को पीछे रखते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की चर्चा में अलका लांबा, कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रवक्ता जुड़ रही हैं। मेरे साथ डॉक्टर समित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी साहब हैं, एमपीसीआई के अध्यक्ष, एसडीपीआई के बड़े नेता। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील सुबूही खान जुड़ रही है। आप तमाम लोगों का चर्चा में अभिनंदन है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि बहुत सार्थक बहस होगी और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, जिससे टॉपिक डिस्कस होगा। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपकी बात आता हूं। राहुल गांधी ने आज 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट की देश बर्बाद हो रहा है और आप आबाद करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। दूसरा ट्वीट किया कि आप फूट डाल रहे हो, राज कर रहे हो। जैसे अंग्रेजों को भगाया, वैसे नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को भगा दिया जाएगा, दौड़ा दिया जाएगा। देखिए अमीश भाई, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने जिस प्रकार के ब्रेकिंग न्यूज से इस डिबेट का आरंभ किया है, वो अपने आप में हम सबके मनोबल को बढ़ाने वाला, और जैसा कि आपने कहा कि 56 इंच के सीने को आगे करने वाला विषय है। दूसरी बात है, हम सब आज मुस्कुराएं। इतनी गमगीन माहौल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है हम सबके लिए मुस्कुराने का कारण है। देखिए, 2 विषय यहां, एक चीन का विषय है और एक राहुल गांधी जी का ट्वीट है। आज 2 लोग बर्बाद हो रहे हैं। एक चीन बर्बाद हो रहा है और आप सुबह से रिपोर्ट देख रहे हैं, केवल आपका रिपोर्ट नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी आज भारत के पक्ष में कहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी चीन को आड़े हाथ ले लिया है। क्वाड 4 की भी मीटिंग होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और भारत, ये 4 जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। ये हम सबके लिए अच्छी बात है। दूसरी बात है, बर्बाद कौन हो रहा है? चीन बर्बाद हो रहा है। मेरा प्रश्न है, जब चीन बर्बाद हो रहा है, वैसे में राहुल जी के आंसू क्यों आबाद हो रहे हैं? अरे चीन बर्बाद हो रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? उसकी बर्बादी उनको मुबारक हो, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे तो कई बार, वैसे ये गंभीर विषय है, मजाक नहीं करना चाहिए, मगर मुझे कई बार लगता है, वो बड़ा फेमस शेरो शायरी में है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इतने वर्षों तक अंजाम गुलिस्ता, हमारा गुलिस्ता, आपका और मेरे हिंदुस्तान का हश्र जो चीन के आगे करके रखा था। AK एंटोनी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि चीन इज फार सुपीरियर।
नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अवर चीन पॉलिसी। चीन हमसे बहुत आगे है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, यही भारत की पॉलिसी है। अरे मैं सल्यूट करता हूं नरेंद्र मोदी जी को और भारत की सेना को, इस पॉलिसी को बदला गया और आज भारतवर्ष पाकिस्तान पर तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हो ही गया, चीन को दो दो हाथ मना रहा है। जिस प्रकार चीन को दांतों तले लोहे के चने चबवा रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो। मैं तो रहमानी जी को कहूंगा और अपनी बहन अलका को भी कहूंगा कि दोनों जरा मुस्कुरा तो लीजिए। क्या हो गया, अगर बॉस रो रहे हैं आप तो मुस्कुरा लीजिए। नहीं, रहमानी साहब तो मुस्कुरा भी रहे हैं। अलका जी का मैं रुक करता हूं। अलका जी, क्यों लगता है राहुल गांधी जी को कि देश बर्बाद हो गया है और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो फूट डाल रही है, राज कर रही है? अभी आपने देखा बॉर्डर से जिस तरह की खबर आई, पूरी खबर स्ट्रैटेजी के नाते, इंडियन फोर्सेस के नाते हम नहीं बता सकते, लेकिन बड़ा हुआ है। अमीश जी, इस डिबेट में आर पार भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। यहाँ कोई जीत भी हम हासिल करने नहीं आए। बात भारत और चीन की सरहद पर जो तनाव है उसको लेकर है। और बात सिर्फ एक व्यक्ति राहुल गांधी जी की नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज है। जितने भी रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, मीडिया की खबरें हैं, आप लोगों की अखबारों में उसे पढ़ पढ़ के ही जानकारी मिल रही है। उम्मीद तो कर रहे थे कि देश के, क्योंकि आपने सही कहा, सियासत जिंदाबाद। कहां है देश के रक्षा मंत्री? 29 और 30 को ये दूसरी बार चीन हिमाकत करता है। 29 और 30 को, 28 को देश के रक्षा मंत्री कहां थे? ट्विटर हैंडल पे खोजने की कोशिश की, मिले। लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। 31 अगस्त को दोबारा खोजा कि चलिए अब क्या कर रहे हैं। अब भी देखा लखनऊ में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद ट्विटर हैंडल पे गए देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के, उन्होंने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनकी समझ से परे है, ये उनके शब्द हैं, उनकी समझ से परे है कि चीन सेना लगातार 500 2000 टैंक और परमाणु तक हथियारों की बात हो रही है। क्यों ला रहे हैं? उनकी समझ से परे है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो, हमें लग रहा है हवन करने तो नहीं भेज रहे थे, किस लिए भेज रहे थे आपको समझ आना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री जी आपसे जब प्रेस वार्ता के माध्यम से जी आपको अमीश देवगन जी और प्रेस के बहुत लोगों को बुलाकर मीडिया में बात करके देश के जनता के सवाल, ताकि गुमराह ना हो, सच्चाई सामने आए, प्रेस वार्ता करनी चाहिए। वो प्रेस वार्ता से बच रहे हैं पिछले 6 सालों से। उसके बाद उम्मीद की जाती है कि चलिए ये लोगों से, देश से बात करेंगे, पर वो देश से एक तरफा मन की बात करके एक तरफा चले जाते हैं। और जो उनको नापसंद किया, एक सेकंड पूरी करने, नापसंद किया गया, ठीक है। तीसरी, संसद में वो कहते हैं, राहुल जी ट्वीट करते हैं और देश के बारे में सवाल करते हैं, ये सुरक्षा से जुड़ा है, तो चलिए संसद बुला लीजिए, बुला रहे हैं, उसमें सवाल करने दीजिए। उसमें भी आप सवाल नहीं कर सकता, विपक्ष कुछ नहीं पूछ सकता, और फिर आप कहते हैं देश गुमराह हो रहा है। मैं आपको कहूंगी, बर्बाद वर्सेस आबाद, बिल्कुल देश जीडीपी -23.9%, पूरी तरह जीडीपी, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, पूरी बेरोजगारी है, देश बर्बाद है। आबाद अगर कोई है तो पीएम केयर फंड के माध्यम से मात्र भाजपा आबाद है। देश में 500 भाजपा के कार्यालय खुल चुके हैं और उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी और अपने नेता की पड़ी है। आबाद भारतीय जनता पार्टी है, बर्बाद देश है। ओके, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अलका जी, आपने बोला आबाद भारतीय जनता पार्टी है, बर्बाद देश है। संबित पात्रा, कांग्रेस को बार बार देश बर्बाद क्यों दिखाई दे रहा है? 2014 के बाद से ही, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया प्रधानमंत्री के पद से, उसके अगले दिन ही सब कुछ बर्बाद हो गया और ये आबादी नहीं हो पा रहा है। आपको ये तो समझना ही पड़ेगा, गांधी परिवार के लिए सब कुछ खत्म हो गया है जी, कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखिए, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, मैं उसका जवाब देता हूं। आपको पता है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लद्दाख गए थे, जब उन्होंने लद्दाख में जाके भारत की सेना के मनोबल को बढ़ाया था, और उसी दिन दोपहर को जब वो अस्पताल में गए थे, आपको याद होगा 20 हमारे जवान शहीद हुए थे और बाकी जिन लोगों को चोटें आई थी वो अस्पताल में भर्ती थे। जब उनको देखने अस्पताल गए थे तो कांग्रेस पार्टी ने क्या ट्वीट किया था? अरे यहां तो किसी को चोट भी नहीं आई है, ये तो नकली अस्पताल है, ये तो नकली पेशेंट है, और ये कोई किसी के हाथ में भी कोई स्टिच नहीं आया है, किसी के हाथ में सलाइन नहीं चल रहा है। इंडिया की आर्मी को आना पड़ा और ट्वीट करना पड़ा कि नहीं, ये झूठी बातें हैं, ये ड्रामा नहीं हो रहा है, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं हो रहा है। वास्तविक रूप में भारत के सेनानी जो हैं वो हताहत हुए हैं और ये अस्पताल में हैं और कोरोना यूनिट के कारण इन्हें अलग रखा गया है रिसेप्शन में। आप याद करिए कितने निचले स्तर तक ये कांग्रेस पार्टी उतर सकती है सेना को मलाइन करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि प्रधानमंत्री कहां है। इनको देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये केवल पबजी खेलने के लिए ही है जी,
और मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को खड़े होकर देश को ही संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्पष्ट रूप से कहा है, विस्तारवाद नहीं चलेगा। एलओसी से एलएसी तक जो आंख उठाएगा उसको जवाब मिलेगा। 20 जवानों की शहादत के विषय में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया है, फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब अलका लांबा का मैं रुख करता हूं। आपने अपने पॉइंट को रखा, अब मैं अलका लांबा का रुख मैं 1 और 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। मैं तो एक डिमांड रख रहा हूं आज। 118 ऐप जो है चाइनीज ऐप को बैन किया गया है। आप जानते हैं कुल मिला के आज 224 चाइनीज ऐप बैन हो चुकी है देश में। मैं तो एक डिमांड करता हूं आज पबजी भी बैन हो गया, बहुत धन्यवाद, मगर 4 और चाइनीज ऐप हैं जिनका बैन होना बहुत अनिवार्य है। तो करवा दीजिए, कौन मना करता है? मगर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और जीजा जी, नहीं, ये 4 ऐप और है चाइनीज ऐप जो एमओयू जाके 2008 में साइन कर रहे थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। जो डोकलाम के टेंट के नीचे पकड़े गए थे जब ये 10 सेकंड आपने बोले थे, 20 सेकंड ले लिए। अब मुझे विराम देना पड़ेगा, प्लीज सर, प्लीज मेरी बात का निवेदन स्वीकार करें। अब मैं अलका जी का रुख करता हूं। अलका जी, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री होते तो वो सब कुछ आबाद कर देते। अगर बर्बाद कर रहे होते तो 2019 में जीत के नहीं आते ना नरेंद्र मोदी। हम सपनों की बात नहीं कर रहे, जब हकीकत होगी देश के सामने होगी कि कौन बेहतर। आज मनमोहन सिंह जी का जब समय था तो लोग उनको बहुत आरोप उनके ऊपर लगाते थे, और आज तुलना कर रहे हैं और वो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल, खासतौर से जीडीपी के आंकड़े, अर्थव्यवस्था को देखकर वो समझ रहे हैं कि कौन बेहतर प्रधानमंत्री हो सकता था। इन्होंने बात की पिछली बार जब 15 जून को आक्रमण हुआ, हमला हुआ चीन की तरफ से, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। इन्होंने 59 ऐप पे जो है, मुझे लगता है आईटी विभाग इनका बहादुर है, उन्हें तो बिल्कुल प्रधानमंत्री का पद उनके आईटी मिनिस्टर को दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पे जब उम्मीद करते हैं देश का प्रधानमंत्री आगे आए, देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री आगे आए, वो कहीं छुप जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती करना क्या है। अब दोबारा जब हमला हुआ तो दोबारा पबजी पर बैन कर दिया। और आपको पता है जब टिकटॉक पे बैन किया था, बैन ऐप से 30 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में स्वीकार किए गए। तो पबजी पे बैन कर दीजिए, लेकिन पीएम केयर फंड में चंदा इन्हीं से लेंगे, ये आप समझ लीजिएगा। और मैं आपको फिर कह रही हूं, दोहरी नीति नहीं चलेगी। सरहद पर जो हमारे जवान शहीद हुए, आपने बड़ी बात बोली अलका जी, अभी आपने बड़ी बात बोली। आपने बोला प्रधानमंत्री छुपे हुए थे, रक्षा मंत्री छुपे हुए थे, गृह मंत्री छुपे हुए थे। अभी आपने बोला यही बात राहुल जी ने बोली। 3 महीने से आप देख रहे हैं 15, बिल्कुल नहीं, मैं कह रही हूं, दोबारा कह रही हूं, कहां है वो? मन की बात हुई 29-30 को ये हमला, दोबारा आक्रमण होता है और मन की बात करते हैं। इन्हें नेपाल में भूकंप आता है तो प्रधानमंत्री जी को जहां बैठे पता लग जाता है और वहां के प्रधानमंत्री को फोन पे बताते हैं, ठीक है। लेकिन अपने ही देश में क्या रहा उसकी खबर नहीं होती। खबर होती तो वो हमाकत नहीं करते देश के प्रधानमंत्री। मन की बात में कुत्ते कैसे पालें, या फिर मोर कैसे नचाएं, या फिर खिलौने कैसे बेचें, इसकी बात नहीं करते। संवेदनशीलता, गंभीरता दिखाते। देश में कोरोना काल की महामारी से जब देश पीड़ित है, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था है कि हाँ देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। 30 सेकंड फिर मैं दो और पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। 30 सेकंड बटल। चीन का नाम नहीं लिया, डरे हुए हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने बोला, अलका जी ने बोला, खिलौनों की, मोर की बात हो रही है, कुत्तों की बात हो रही है। उम्मीद कर रहे थे देखिए ऑन सीरियस नोट, पहली बात चीन को ललकारने की बात होती है। सपोज करिए, ललकार नहीं रहे आप चीन को। चलिए मैं बोल लूँ, थैंक यू। चलिए अमीश जी, सपोज करिए ये डिबेट आपका चीन में भी लोग देख रहे होंगे, सपोज करिए ये ट्रांसलेट होकर चाइना में दिखाया जाए, तो कहीं अलका जी को ये चीनी ना समझ बैठे। जितनी बार इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री भारत का डरा हुआ है, छुपा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, मैं तो कहता हूँ इनको चीनी नागरिकता भी मिल सकती है। इनको बुला के वहां पे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से भी, राहुल गांधी और सोनिया जी को तो दे ही दिया है अवार्ड उन्होंने, इनको भी दे सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, भारत ने सरेंडर कर दिया है। मतलब क्या है? भारत ने सरेंडर कर दिया है का मतलब होता है भारत की सेना हार गई है। भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है और छुपा हुआ का मतलब होता है कि भारत की सेना कर नहीं पा रही है, भारत की सेना में शौर्य नहीं है, मतलब भारत की सेना ने घुटना टेक दिया है। ये आप तो डायरेक्टली इंडिया की सेना, इंडिया की संप्रभुता के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने मोर की बात कही, इन्होंने खिलौने की बात कही, मैं आज इन्होंने कुत्ते की बात कही। मैं सवाल पूछता हूं कि मोर अच्छा है या मऊ अच्छा है?
महू मतलब एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं तो बोलता हूं हमारा मोर आपके महू से लाख गुना अच्छा है। अरे मोर को, हमारे भारत के राष्ट्र पंक्षी को दाना क्या चुगा दिया, एक पंक्षी को दाना क्या चुगा दिया, ये विपक्षी को आग लग गई है। और दूसरा कुत्ता, अच्छा भारत का कुत्ता खराब है, अब पिद्दी बिल्कुल सही है। और खिलौना, खिलौने की बात मैं तो आपको बता रहा हूं, ये खिलौना देखने के बाद से ही राहुल गांधी गड़बड़ा गए। जब से खिलौने के बारे में बात हुई है तभी से राहुल गांधी डिरेल हो गए। अलका 30 सेकंड टाइम, अलका रिस्पॉन्ड साइड में रख दीजिए। अलका जी रिस्पॉन्ड, सबमिट होल्ड ऑन। अमीश जी बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन करती हूं जो संबित पात्रा जी ने कहा है कि चीन इस चैनल को देख रहा होगा, इस डिबेट को देख रहा होगा। बिल्कुल वो हमें देख रहा ना, अलका लांबा कौन है, उसकी कोई औकात नहीं है जिसे चीन देखकर सुन रहा हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब 19 जून को सर्वदलीय बैठक मांग करनी पड़ी कि सरहद पे क्या है, सर्वदलीय बैठक बुलाकर बताइए, उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद जो मीडिया को में बयान दिया 19 जून को उसे चीन ने जरूर सुना, उस पर रिएक्ट भी किया। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमारी सरहद में, हमारी सीमा में, एलएसी में ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, ना हमारी किसी पोस्ट पे कब्जा है, इसको पूरी चाइना की मीडिया ने छापा ही नहीं। उसके ऊपर यह भी उन्होंने खुशी जाहिर की कि जहां जहां तक हमने 1000 स्क्वायर किलोमीटर अपने अंदर लद्दाख का हिस्सा ले लिया है, उससे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहकर हमें हमारा पक्ष एक तरीके से चीन का पक्ष ले लिया है कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है और ना किसी पोस्ट पे कब्जा है। तो मुझे लगता है अलका लांबा इस डिबेट में क्या करे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था। मैं दूसरे पहलू को लेकर आता हूं। संबित पात्रा, प्रधानमंत्री जी ऐसा शर्मनाक बयान देते हैं कि देश और प्रधानमंत्री शर्मनाक बयान देते हैं, लेकिन संबित राहुल गांधी ने एक और ट्वीट करा कि नरेंद्र मोदी की सरकार फूट डालो और राज करो कर रही है। वो वीडियो आपने देखा हो तो उस पर नजर डालिएगा जरा। ठीक है अलका जी, आपने बोला संबित पात्रा माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी से। अब अगर ये शांत हो जाए तो मैं जवाब दूं। प्रधानमंत्री माफी मांगे, अलका जी ने बोला, हो सकता ऑडियो में इस पे विज्ञप्ति जारी की थी। एक सेकंड, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आराम से जरा सुन लिया जाए। देखिए पहली बात तो है, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके प्रवक्ताओं को सीमा और एलएसी में डिफरेंस नहीं पता है। बॉर्डर अलग है और एलएसी अलग है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा और एक चिट्ठी भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हां एलएसी के पार तो चीन की सेना नहीं आई है, मगर हां सीमा से इतना 1000 किलोमीटर तक का जमीन जो कब्जा किया हुआ है वो कब्जा तो चच्चा के जमाने से। चच्चा आप जानते हैं कौन? चच्चा ने क्यों? देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, शांति से सुन लिया जाए। अमीश भाई आप मेरे पे तो बहुत चिल्लाते हैं, आप शांति से सुन लिया जाए जरा मेरे को, थैंक यू। देखिए अमीश भाई, जवाहरलाल नेहरू ने जो कायरता दिखाई थी, जिस प्रकार की कायर व्यवहार जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मैं कहूंगा कायर जवाहरलाल नेहरू के कारण आज एक बहुत बड़ा भूखंड सीमा के इस पार जो भारत का है, वो पोस्टें भी और वो जमीन भी कायर जवाहरलाल नेहरू के कारण आज चीन के कब्जे में है। हाँ, वीर नरेंद्र मोदी जी के कारण और उनके 56 इंच के सीना के कारण और वीर हिंदुस्तान की सेना के कारण एलएसी को चाइना के जो पीएलए की आर्मी है वो आज तक क्रॉस कर नहीं पाई है, ये बता दूं। 600 से अधिक इंकर्शन मनमोहन जी के समय हुआ था, ये भी आपको बता दूं। और आप मनमोहन जी की बात कर रहे थे, शर्मल शेख में जाकर जिस आदमी ने सीना ठोक के कहा कि हां पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो आतंकवादी घटना हो रहा है वो भारत करवा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता था क्या? ये सारा कुछ सोनिया जी ने कराया है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि कहीं सोनिया जी एजेंट ना है। ओके अब मैं तस्लीम रेमानी को लेकर आता हूं चर्चा के अंदर, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तस्लीम रेमानी, चाइना को लेकर भारत बर्बाद हो रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है, फूट डालो राज करो कर रही है। देखिए अमीश, ये 29-30 की दरमियानी शब की बात आप लोग बता रहे हैं। 31 तारीख को वजीर आजम ने मन की बात की थी, अलका लांबा जी ने उसको कोट किया। मुझे हैरत है कि उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। 31 को ये खबर आ भी गई थी और आप सब लोग दिखा रहे थे कि चाइना कितना अंदर आ गया। एक बात। दूसरी बात ये कि 30 तारीख और 31 तारीख, ये दोनों तारीखें हमारे देश के लिए इतनी अहम है कि एक तरफ से चाइना ने कोशिश की, दस्तदराजी की, दरअंदाजी की, दूसरी तरफ हमारा जीडीपी गया -23.9%। ये दोनों इवेंट बहरहाल इस देश को मैटर करते हैं, देश के तमाम लोगों के। लेकिन अगर हमारा सत्ताधारी पक्ष
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट, यानी अगर बॉर्डर इश्यूज जो बॉर्डर सिक्योरिटीज को कंप्रोमाइज करे या इकोनॉमिक कंडीशंस को कंप्रोमाइज करे ओनली टू एड्रेस दियर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। और ये हुआ है। चाइना को लेके जो चिंता, हम तो चिंता बहुत जमाने से जता रहे थे, आज की बात नहीं है ये तो चाइना का नॉर्थ ईस्ट में क्या रोल होने वाला होता रहा है 7 स्टेट्स में, वो 10 बार हमने कहा है कि मतलब चाइना से हमको लड़ना होगा। आप कह रहे हैं कि चाइना की जो कहानी है वो लगभग कितनी पुरानी है? चाइना से दिक्कत लगभग कितनी पुरानी है? अब सुन लीजिए ना सर, अजी सुन लीजिए, यानी पिछले 50-60 सालों की सरकारों ने, 70 सालों की सरकारों ने कुछ करा ही नहीं है। -23, आप -23.9 को भी जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, ठीक है, वो आपका काम है। मैंने इसीलिए कहा कि प्रोपेगेंडा के जरिए से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट को सर्व करना देश की सरहदों की हिफाजत। आई वांट योर वन लाइन की राहुल गांधी ने जो बोला है कि मोदी सरकार का रवैया अंग्रेजों जैसा है, ये फूट डालो राज करने की बात करते हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया आज मॉर्निंग में, जिसमें उन्होंने बंगाल में पार्टीशन का वीडियो डाला। नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वजीर आजम का रवैया देश हित में नहीं है। तो देश हित में किसका रवैया? फिर देश का प्रधानमंत्री देश हित में नहीं काम कर रहा, तो कौन काम कर रहा है ये भी बता दीजिए। यही हैरत की बात है, यही हैरत की बात है। चाइना का एग्रेशन हो रहा है और हमारे वजीर आजम खिलौनों की बात कर रहे हैं। ब्लैक टॉप वाली जानकारी आपको मिली नहीं क्या रहमानी साहब? मैं आपसे बड़े सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूं रहमानी साहब, ब्लैक टॉप पर हमारा कब्जा हो गया, वो जानकारी आप तक पहुंची नहीं क्या? अगर नहीं पहुंची तो मैं डाकिया बन जाता हूं, आपको जानकारी दे देता हूं। ओके सुबुई ऑल्सो वांट्स टू रिस्पॉन्ड समित, होल्ड ऑन। सुबुई भी काफी देर से इंतजार करिए। सुबुई, नरेंद्र मोदी देश हित में नहीं काम कर रहे, कौन देश हित में काम कर रहा है? अब ये तो बड़ा सवाल है, देश का प्रधानमंत्री देश हित में काम नहीं कर रहा। जी अमीश, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करना चाहती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे काम कर रही है कि सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। और हमारी भारतीय संस्कृति का जो खोया हुआ जो शौर्य और पराक्रम का बोध था, जो हम लोग भूल चुके थे, वो हमारे अंदर दोबारा जागृत हो रहा है। राहुल गांधी जी के बयान पे मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस को और उन कांग्रेस की मानसिकता वाले लोगों को इसलिए भारत का चीन को जवाब देना इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि चीन को हमारे सर पे बैठाने वाले यही लोग हैं। चीन कभी भी हमारा पड़ोसी नहीं था, हमारा पड़ोसी था हमारे लॉर्ड विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध को मानने वाला तिब्बत। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहती हूं कि चाचा नेहरू ने, चीन ने तिब्बत को इन्वेड किया, चाचा नेहरू ने चाइना को चावल सप्लाई करवाए, तिब्बत को इन्वेड करवा के चीन को अपना पड़ोसी बना लिया। और तो और कुछ नहीं, अभी अलका जी हमारे बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर पे उंगली उठा रही थी कि वो कहीं कहीं मीटिंग करते फिर रहे हैं। 1958 में कांग्रेस के देन डिफेंस मिनिस्टर ने 1958 में चाइना के मिलिट्री ऑफिशियल्स को हमारे देश के सारे कॉन्फिडेंशियल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स का टूर करवाया था। गूगल करके देखिए जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं। और 1962 में हम चाइना से वॉर हारे हैं। मुझे तो लगता है एक स्ट्रैटेजी थी जानबूझ के चाइना से हारने के लिए, और उस वॉर में नेहरू जी ने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन भी नहीं करने दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गठबंधन उनका चाइना के साथ था कि भारत को ये हार दिलवानी है, भारत को हरवाना है 1962 वॉर में। और संबित जी की बात को मैं आगे करते हुए बोलती हूँ, सिर्फ कायर नेहरू नहीं, मैं तो उनको पाखंडी नेहरू जी भी बोलूंगी। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस जानबूझ के इस भारत में प्लांट की गई, टू नेशन थ्योरी भी उन्होंने करवाई, पाकिस्तान भी उन्होंने बनवाया, 35 से 370 कश्मीर में भी उन्होंने डलवाया, चाइना से भी हमें हरवाया। सारे बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हमारे देश में कांग्रेस की ही देन है। तस्लीम नमानी वांट्स टू रिस्पोंड टू दिस। तस्लीम नमानी रिस्पोंड करना चाहते हैं, अलका जी भी रिस्पोंड करना चाहती है। तस्लीम नमानी 40 सेकंड रिस्पोंड टू सुबुई खान। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप एड्रेस कर सकते हैं, खूब कीजिए, आप नेहरू जी को जितना गाली देनी है दे दीजिए, साबित कीजिए। लेकिन आज की सिचुएशन में जो कुछ हो रहा है चाइना को लेके, आपके जो पिछले स्टेटमेंट थे उन सबको आप इस 29 तारीख की घटना ने उन सबको तकरीबन झुठला दिया। उस वक्त भी कोई 150 किलोमीटर तक अंदर नहीं गया ग्राउंड जीरो पे, और खुद प्राइम मिनिस्टर गए नीमू में तो 250 किलोमीटर दूर गए ग्राउंड जीरो से। उस वक्त यह एतराज हुआ था कि वो ग्राउंड
जीरो पे क्यों नहीं जा रहे? तो जो इंफॉर्मेशन चाइना के बारे में तशवीश है ना, सारे देश को तशवीश है, हमको भी तशवीश है। हम चाइनीज रेमानी साहब सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अब चाइना की बात नहीं है ना, यहाँ तो कहा जा रहा है कि देश ही बर्बाद हो रहा है। आपने जीडीपी का भी हवाला दिया। एक सेकंड रेमानी साहब, मुझे 15 सेकंड दे दीजिए, मैंने आप दोनों को भरपूर मौका दिया। जीडीपी की बात रेमानी साहब जीडीपी से भी देश बर्बाद हो रहा है ना। अब मैं आपको अगले पॉइंट पे लेके आता हूं। यहाँ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी द्वारा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अंग्रेजों जैसा रवैया कर रही है, आप फूट डालो राज करो की बात कर रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट, अभी तो जो मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स ने इस बात को साबित कर दिया कि हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी थी वो जाहिर है कि इस मुल्क में फूट डालने की स्ट्रेटेजी। कैसे कौन सी कोर्ट ने ऐसा कौन सी कोर्ट ने जजमेंट बताया? बताइए। सीएए को लेके आप महाराष्ट्र में पढ़िए और बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़िए। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट ने कहा है कि आप अपनी पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए मुल्क में फूट डाली जा रही है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, और उसके लिए मीडिया को मिसयूज किया जा रहा है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है रिलीज करते हुए, ये मैंने नहीं कहा है। और उसी को राहुल गांधी शायद आज कोट कर रहे हैं। इसके बाद कल भी जो नहीं, राहुल गांधी ने क्या कोट करा मैं आपको बताता हूं। 1905 का विभाजन भारतीय इतिहास के सबसे भयावह पलों में से एक है। इस विभाजन का उद्देश्य था नफरत के जरिए भारत को सांप्रदायिक रूप से बांटना और जनता के सहयोग से आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस की शक्ति को कम करना। अंग्रेजों वाली वही नीति आज भी अपनाई जा रही है, यह कहा गया है। संबित पात्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अलका जी, आई विल कम टू यू। संबित, रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रहमानी। सुबुई, होल्ड ऑन। नहीं, आपको ये अहम नहीं लगता? आपको ये अहम नहीं लगता? मेरे को अहम लगता है, मैं तो बहस कर रहा हूं इस पे सर। मैं बोलूं और इससे ज्यादा अहम क्या लगेगा? आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि मैं डिबेट कर रहा हूं? जब पूरी पब्लिक सुशांत सिंह राजपूत के विषय पर डिबेट कर रही है, मैं इस विषय पर डिबेट कर रहा हूं। मेरी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर है। मुझे लगता है चिल्लाना बिल्कुल उचित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, आत्महत्या हुई, देश के लिए बड़ा विषय है, लेकिन देश के लिए बड़ा विषय ये भी है, तो मेरी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर है सर। मैं भेड़ चाल में बिल्कुल नहीं हूं सर। मैं बोल लूं। सही है, बहुत अच्छा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, कि इस समस्या के इस घड़ी में आप सुशांत जी। लेकिन 1905 में क्या हुआ था उसका इतिहास भी आज मैं बताऊंगा। 1905 में क्या हुआ था उसका इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा मौका दिया जाए और मुझे लगता है बीच में चिल्लाने का काम बंद किया जाए। नंबर 1, देखिए रहमानी जी के कुछ बातों का मुझे जवाब देना अनिवार्य है। पहले तो रहमानी जी ने अपने पहले सेगमेंट में कहा था कि ये जो सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है और एक देश के खिलाफ काम कर रही है। मैं बताता हूं कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है राष्ट्र सुरक्षा के साथ। यहां तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कल तो कुछ चाइनीज न्यूज़पेपर्स ने और कल कुछ विदेश के न्यूज़पेपर्स ने यह भी कहा है कि इंडियन आर्मी तो 4 किलोमीटर अंदर घुस गई चाइना के। अब मुझे सत्य नहीं पता है, मगर ये तो रिपोर्टिंग हो रही है। आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मैं कहता हूं कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? कॉम्प्रोमाइज वो लोग करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, जो आईएस के यहां पर लोग पकड़े जाते हैं, उनके लिए लीगल सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लीगल एड देते हैं। कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी को वो करते हैं जो जाकिर नायक के लिए खड़े होते हैं। आज एनआईए ने जाकिर नायक के खिलाफ रिपोर्ट सबमिट किया है लव जिहाद को लेकर। कॉम्प्रोमाइज वो लोग करते हैं जो याकूब मेमन को कहते हैं याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। ये लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो आतंकवाद और जिहाद को लेकर आंख बंद कर देते हैं और पाकिस्तान के साथ भी जरूरत पड़ने पर हाथ मिला लेते हैं। उनको तो हाफिज सईद भी चाहता है। वो लोग नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इन्होंने कहा, मैं तो अंग्रेज नहीं कहूंगा, मगर नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं क्या पीएफआई और एसडीपीआई देश के लिए अच्छा है? मैं पूछता हूं कौन अच्छा है? ये तो राहुल जी ने कहा है। देश के विभाजन के विषय में आज राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने विभाजन के उस पर बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा देश के विभाजन स्वदेशी होना चाहिए देश में। उन्होंने कहा कांग्रेस लड़ रही थी विभाजन के खिलाफ भी। पहली बात तो आप याद रखिए, देश का विभाजन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए, केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए माउंटबेटन के साथ साजिश करके देश का विभाजन किया। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो तो नहीं चाहते थे। उन्होंने बल्कि कहा था कि मेरे शव के ऊपर देश का विभाजन होगा, किंतु नेहरू जी के कारण और उनके महत्वाकांक्षा के कारण देश विभाजित हुआ। दूसरी बात है, वो जो
कांग्रेस 1905 में थी, क्या आप उस कांग्रेस को आज का कांग्रेस सोच रहे हैं? अरे राहुल जी, वो कांग्रेस कांग्रेस थी, आज की कांग्रेस तो कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है। किसके साथ किसको कंपैरिजन कर रहे हैं? 36,000 बार तो कांग्रेस तब से टूट चुकी है। महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि अब कांग्रेस को तोड़ देना चाहिए, अब कांग्रेस का कोई काम नहीं है। अरे एक परिवार को ढोने वाला जहाज का नाम कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस नहीं है जो देश ने लड़ रही थी। तीसरी बात, स्वदेशी की बात राहुल गांधी करते हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा पहले स्वदेशी अध्यक्ष तो ढूंढ लो, बाकी बाद में आप स्वदेशी की बात कर लेना। अध्यक्ष मिल नहीं रहा है देश में और ये बोल रहे हैं स्वदेशी। अलका लांबा कम इन। अलका लांबा रिस्पॉन्ड टू दिस। तस्लीम साहब, मुझे देखिए, इन्होंने मुझे कुछ बातें कही है, मुझे जवाब देने दीजिए। अमीश मुझे देखिए, इन्होंने बिल्कुल इन्होंने आपको बातें कही है, लेकिन उन्होंने अलका जी को, अच्छा आप ले लीजिए 30 सेकंड, गिन के 30 सेकंड तस्लीम रहमानी। भाई बहनी पहली बात तो मैं कहूंगा कि अभी संबित पात्रा जी ने जो फूट डालने वाली बातें की हैं, जो फूट डालने वाली बातें संबित जी ने की, उनका तो मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आज देश के मुद्दे कहीं ज्यादा बड़े हैं। आप तो राम मंदिर को काला दिन बता रहे थे, आप बड़ा प्यार बढ़ा रहे थे हमारे साथ। माफ करिए, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन आप तो राम मंदिर को काला दिन बता रहे थे, आपने बड़ा प्यार बढ़ाया था जिस दिन राम मंदिर बन रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप मेरी बहस में थे। आप ही बीच में रोक रहे हैं, आप ही बीच में मैं बीच में रोक नहीं रहा, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं कि फूट असल में डालता कौन है। जो 25 लाख लोगों को इकट्ठा कर रहा था और जो काला दिन बता रहा था, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई होती है। पसंद करते हैं ये 1905 की कांग्रेस पसंद है बीजेपी को, आज की कांग्रेस पसंद नहीं है। उसके कारण बताने चाहिए इनको कि 1905 की कांग्रेस इन्हें क्यों पसंद है, जबकि ये भी ये पूरी बीजेपी और ये पूरी आइडियोलॉजी 1905 में भी कांग्रेस के खिलाफ थी, लेकिन आज ये उसको अप्रूव कर रही है, उस सारी लीडरशिप को जो ग्लोरीफाई कर रही है जो 1905 में कांग्रेस की लीडरशिप थी। आज की लीडरशिप से खाली इनको प्रॉब्लम है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात अभी संबित जी ने खुद साबित कर दी। और दूसरे में कहूंगा कि अभी भी डिवाइसिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। आज देश संकट में खड़ा है, पूरे तौर पर देश में संकट है। ओके, संबित होल्ड ऑन। सुबुई खान will respond and Alka Lamba then Sanbit Patra. Subuhi Khan respond to Tasneem Rahmani. Subuhi Khan 30 second respond to Tasneem Rahmani. Then Alka ji and Sanbit Patra. जी अमीश जी रहमानी साहब जवाब तो ले लीजिए, चिल्लाइए मत। आप लोग आप लोग बार बार जीडीपी इकोनॉमी का जो पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि जब पूरी ब्लैक इकोनॉमी खत्म करी गई, नोटबंदी खत्म करी गई, तो डेफिनेटली लोगों के पास जो अथा अंधा काला पैसा था वो खत्म हुआ। लोग कई 20 गाड़ियां लेते थे, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फर्क पड़ा। ऐसे ही जब परचेज खत्म हुई, मनी सर्कुलेशन कम हुआ, तो इकोनॉमी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ना था। जब कोई गंदगी साफ होती है, कहीं आप रगड़ाई करते हैं तो थोड़ा बहुत गंदगी फैलती है। दूसरी बात, आप इस इकोनॉमी की बात कोरोना के टाइम पे कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप पड़ी है, आप उस वक्त ये नहीं देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक ऐसी बीमारी से लड़ रही है, अर्थव्यवस्था की पड़ी है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ सामने उंगली उठा के अपने जो काली करतूतें उनको छुपाने की कोशिश करनी है। आप लोगों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पूरी नहीं हो पा रही है बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति के साथ। अभी अलका लांबा जी ने बोला मोरों और कुत्तों की ये लोग सोच रहे हैं, इंसानों की नहीं सोच रहे हैं। ये देखिए इनकी मानसिकता कि इनको जीवों के लिए कितना सम्मान है। ठीक है, आपने बात को रख लिया सुबुई जी। लोगों को महिला पुरुष में बांटा, अलका लांबा रिस्पॉन्ड, अलका लांबा डुअल अटैक फ्रॉम सुबुई खान आल्सो एंड फ्रॉम डॉक्टर पात्रा आल्सो। ओके सुबुई जी, आपने भी बात को रखा। अलका लांबा रिस्पॉन्ड, अलका लांबा रिस्पॉन्ड। सबको जीवों को एक मानने वाली मानसिकता। ठीक है, आपने भी बात को रख लिया सुबुई जी। अमीश जी, आपने देख लिया भाजपा के जो दो प्रवक्ता हैं, आपका मुद्दा भाजपा की प्रवक्ता नहीं बहुत बड़ा आर पार में चीन नहीं ठीक है, कोई भी हो, भाषा वही है, पर कोई बात नहीं। आपने कितना बड़ा दिल रखकर आर पार में चीन और भारत की सरहद पर जो तनाव है उस पर चर्चा रखी, लेकिन इन दोनों की चिंता क्या है? कांग्रेस का नेतृत्व। और कांग्रेस की चिंता क्या है? देश की चिंता, चाहे अर्थव्यवस्था हो, कोरोना का महामारी का दौरान हो चाहिए। लेकिन नेहरू जी को भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री, क्या क्या शब्द आपके चैनल पे नहीं कहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी इनके स्तर पर। मैं सम्मान करती हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, भारत रत्न, देश के प्रधानमंत्री रहे, कारगिल हुआ, गए थे लाहौर, बस में बिठाकर लाए थे और बहुत ज्यादा, लेकिन पीठ पे वार हुआ। सलाम करते हैं अपने सेना के जवानों को, बिल्कुल कारगिल में मुंह तोड़ जवाब दिया और जो कब्जा किया गया था उसे वापस लिया, सलाम है। क्या हुआ उसके बाद? अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए,
इन्हें ये घमंड छोड़ना होगा। 1961 के बाद आज जो हालात बने हैं, ये मैं नहीं कह रही, देश के विदेश मंत्री का कहना है कि ये हालात 1961 के बाद पहली बार आज बने हैं। परमाणु हथियारों तक को वहां पर लाया जा चुका है और आज देश के रक्षा मंत्री रशिया के लिए रवाना हो चुके। 3 दिन की तफरी मैं कहूंगी, क्योंकि वो चीन से बात नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं एसओसी क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आप जो है वहां पर जा रहे हैं। इसका गठन किसने किया था? चीन ने। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन चीन ने किया। हेड ऑफिस बीजिंग में है और ये मीटिंग जो बुलाई जाती है वो उनकी पहल पे बुलाई जाती है। रशिया उसका सदस्य है, लेकिन जब पाकिस्तान को लाए गए तो चीन को भी इसमें 8 देशों में शामिल कर दिया गया। आप जा तो रहे हैं, लेकिन क्या उस मीटिंग में आप चीन को आंख लाल करके दिखाएंगे? आंख लाल बार-बार अगर आप नहीं करने वाले, राजनाथ सिंह जी राहुल गांधी भी, अलका लांबा भी, राशिद अल्वी भी आंख लाल करके दिखाइए। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी, कांग्रेस के मीडिया चीफ भी। ओके संदीप, संबित पात्रा जवाब। सीओ है शंघाई कॉर्पोरेशन, उसकी जरूरत क्या है? ओके संबित, रक्षा मंत्री टफरी कर रहे हैं, लाल आप दिखा नहीं पा रहे, देश को तोड़ रहे हैं आप लोग। ललकार दीजिए। देखिए पहली बात तो है लाल आंख का मतलब। अलका जी आप संबित को सुन लीजिए। मैंने ध्यान से सुना ना, मैंने ध्यान से सुना ना। अब इसी प्रकार से अगर चिल्ला चोट की डिबेट होगी तो उचित नहीं है। अमित जी मैं भी बीच में बोल सकता हूँ, आप लोग, आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे डिबेट? मैं तो पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरी बहस पूरी सार्थक हो रही है, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा। संबित पात्रा जी चलिए आप इनसे बुलवा लीजिए और थोड़ा सा सलाम है। संबित पात्रा बोलिए। अभी अदालतों में जिंदा है, अगर हो गया हो तो मैं बोल सकता हूँ, वरना ये देश बांटने की, या हम भी बीच में बोले अमीश भाई? ओके बोलिए संबित आप। हाँ ठीक है। अभी तो देखिए अमीश भाई बहुत आश्चर्य का विषय, बोलती बंद है। इन्होंने कहा कि लाल आंख गांधी, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर अटक जाती है। अमीश जी मैं शांति से बैठा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि महिला के ऊपर चिल्लाऊं। अगर आप कंट्रोल करिए इनको, वरना फिर मैं भी दिखाऊंगा क्या कर सकते हैं। उसकी चिंता मत ठीक है ना, अभी ये बोलेंगे, इसके आगे तो मैं दिखाऊंगा ना, ये इंजेक्शन दूंगा। आप शांति से बैठ जाइए, ये चीनी एजेंट को जरा बोलिए चुप रहेंगी, ये चीनी एजेंट को बोलिए चुप रहेंगी। कहां से चीनी एजेंट उठा के लाते हैं आप? कहां से उठा के लाते हैं चीनी एजेंट आप अमीश भाई, जिनको तमीज भी नहीं है बोलने का? ये चीन की तरह बिहेव करना बंद करिए। अगर आप मेरे एलएसी के अंदर घुसेंगे तो फिर मैं भी दिखाऊंगा। अरे आप सुन लीजिए, ये चीनी एजेंट को बता दीजिए हम हिंदुस्तानी हैं। हमने बड़े कर्टसी के साथ सुना इस चीनी एजेंट को, अगर ये घुसेंगे हमारे एलएसी में तो करारा जवाब मिलेगा। इससे शांति से सुने ये चीनी एजेंट। और अमीश भाई आप भी कंट्रोल करिए, आप जरा एंकर बने हुए हैं, कंट्रोल करके दिखाइए कि आपके हाथ में दम है। अमीश भाई आप कंट्रोल कर, संबित पात्रा मैं बिल्कुल, मैंने पहले भी निवेदन किया अलका जी को, मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूं, मेरे दम की चिंता ना करें, आप अपनी बात को रखें। बोला नहीं, उसमें आप चिल्लाते हैं दूसरों के ऊपर। ना अमीश भाई आप शांति से सुन लीजिए दूसरों को भी। मैं तो सुन ही रहा हूं संबित पात्रा, कांग्रेस बोल रही है, अमीश देवगन नहीं बोल रहा। हाँ तो हो गया ना, उनको मैंने निवेदन करा चुप रहने के लिए। हाँ तो सुन लीजिए, आप बोलिए अपनी बात कर सकते हैं। हाँ निवेदन करने से कुछ नहीं होता है, चाइना को निवेदन करने से कुछ नहीं होता है। आपको चाइना को कंट्रोल करना आना चाहिए। निवेदन किया चाइना को। अच्छा सुनिए संबित, आप अपनी बात को रखिए, आवाज को बंद करिए और सुनिए ध्यान से। आप पहली बात है अमीश भाई, इन्होंने कहा लाल आंख, ये लाल आंख का अर्थ कोई लाल। अलका जी प्लीज, मैं हम्बल रिक्वेस्ट ना हूं, अलका लांबा प्लीज। अमीश भाई बोलिए भाई जरा आप जरा अमीश भाई आपसे कंट्रोल नहीं होगा तो बोलिए हम कंट्रोल करते हैं। आप अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं डिबेट को तो हम कंट्रोल करते हैं, आप बताइए। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने अपना ऑब्जेक्शन दिखा दिया। संबित पात्रा आप भी उनको चीनी कह के संबोधित ना करें, आप अपनी बात को रखें। मेरा निवेदन है, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू, आप दोनों भी पर्सनल ना हो, आप दोनों मैच्योर नेता हैं अपनी पार्टी के। संबित पात्रा यू मेक योर पॉइंट। चाय वाला कह के संबोधित कर सकते हैं। हम मैच्योर हैं तभी हम इनके बीच में नहीं बोलते हैं, मगर ये सबके बीच में बोलते रहते हैं। अब ये शांति से सुन ले, धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, इन्होंने कहा लाल आंख, लाल आंख दिखाना और नहीं दिखाने में, अमीश भाई देखिए इसके बाद ये उचित नहीं होगा, मुझे लगता है। इसके बाद फिर मुझे भी आता है बीच में बोलना। आप अमीश भाई आपसे भी एक निवेदन है कि आप भी कंट्रोल करना सीखिए डिबेट। इस प्रकार का डिबेट करना उचित नहीं है अमीश भाई, आप शांति से सुनिए। नंबर 1, लाल आंख दिखाने का अर्थ कोई आंख का पेंट नहीं होता है। लाल आंख दिखाने का अर्थ होता है जैसे 26/11 के बाद जब सोनिया जी से आज्ञा मांगी गई कि क्या हम पाकिस्तान की ओर अपने बेड़े को रवाना कर सकते हैं एयरफोर्स ने, तो सोनिया जी ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह को इंस्ट्रक्शन दिया कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हमला नहीं होगा।
और मगर जब हमारे पर पुलवामा हुआ, हमने क्या किया? जिस प्रकार का एयर स्ट्राइक और जिस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वो होता है लाल आंख दिखाना। ये तो रो रहे थे पाकिस्तान के साथ बैठ कर कि हाय हाय कुछ नहीं किया है, सबूत दिखाओ। लाल आंख दिखाने का अर्थ होता है अगर हम आज चाइना को कंटेन कर पा रहे हैं, उस कायर नेहरू ने हमारे सीमा को उनके हवाले किया था। और क्या भारत रत्न नेहरू जी ने खुद नेहरू जी को भारत रत्न दिया है, इंदिरा जी ने खुद इंदिरा जी को भारत रत्न दिया है। यह काहे के भारत रत्न है? जिन्होंने देश के जमीन को सरेंडर किया है, क्या वो भारत रत्न हो सकता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। वो भारत रत्न कैसा हो सकता है जिसने इस देश के आंचल को फाड़ करके जिस देश का बंटवारा किया है, वो भारत रत्न नहीं हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नेहरू जी को भारत रत्न मानने से इनकार करता हूं। मैं प्रवक्ता ही नहीं, नागरिक भी हूं। दूसरी बात है, देखिए यहां पर विभाजन की बात हुई, यहां पर चीन को लेकर बात हुई है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, इन्होंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री छुपा हुआ है और डिफेंस मिनिस्टर तफरी कर रहा है। हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर तफरी कर रहा है? अरे जिस मीटिंग में गए हैं, उस मीटिंग में बाकी देशों को मनाने के लिए, उसमें चाइना नहीं है, बाकी देशों को मनाने के लिए यूएन में भी चाइना है, सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना है। वो सुन लीजिए, वो सिक्योरिटी काउंसिल, चच्चा ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी भारत को मिल रही थी। इस एजेंट नेहरू ने, यह पूरा गांधी परिवार एजेंट है, मैं बता रहा हूं, शुरू से चाइना से पैसा लेकर चच्चा नेहरू ने वो सीट चाइना को दे दिया। नहीं, सुन लीजिए, भारत को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये जो तफरी करने वाला नेहरू था, लेडी माउंटबेटन के साथ तफरी करता था, मुझे लगता है नकली नेहरू था। उस नेहरू ने पैसे लेकर हमारी तफरी किसने इस्तेमाल किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर के लिए? जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तफरी कर रहे हैं। किसने कहा था? आपके चैनल पे किसने कहा? अभी डिफेंस मिनिस्टर तफरी कर रहे हैं, किसने कहा? आप ये है वो मोरल बूस्टिंग, ये है आर्मी की मोरल बूस्टिंग कि आप इंडिया के आर्मी के कमांडर इन चीफ को कहेंगे कि वो लोग जो है तफरी कर रहे हैं। ये होता है देशभक्ति। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उस नेहरू ने यूनाइटेड नेशन के सीट को सरेंडर किया और चाइना को दिया, तो मतलब हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशन का भी हिस्सा नहीं देना चाहिए? हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशन से हट जाना चाहिए, जो अलका जी कह रही है? हिंदुस्तान को हट जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन से? क्या बोल रहे हैं ये? कि आप नेहरू जी को भारत रत्न माने या ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? कांग्रेस पार्टी को नेहरू जी तो भारत रत्न के लायक नहीं थे, क्योंकि आज हम कहें कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को मोदी जी मानते ही नहीं, विभाजन किया। जिस नेहरू ने मैं ब्रेक लेता हूं, इतना शोर मचा रहा है, मैं ब्रेक लेता हूं। तस्लीम रेमानी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। तस्लीम रेमानी, मैं आपको 30 सेकंड दे देता हूं अपनी बात को रखने के लिए, फिर ब्रेक के बाद जवाब लेंगे। तस्लीम रेमानी कहने वाला था कि मैं ये कह रहा था कि जिस अंदाज से संबित जी बात कर रहे हैं, बहरहाल नेहरू जी हों या जितने लोग भी हैं, हमारे देश के लीडर रहे हैं, उनको भारत रत्न मिला। अभी तो मोदी जी को 8 लाख डिसलाइक मिले हैं मन की बात पे, तो क्या कहा जाए? वो फ्रॉड था सर, बड़ा कहा जाए कि आप रिजाइन कर दीजिए उस बुनियाद पे? 8 लाख देश के लोग नहीं थे। यूट्यूब की रिपोर्ट आई है, यूट्यूब की एक रिपोर्ट आई है, उसमें देश के लोग नहीं थे, वो बाहर से ऑपरेट हो रहा था मामला। लेकिन चलिए, अब आप बात वो एक सत्य कह रहे हैं कि वो डिसलाइक हुए, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या थी वो भी यूट्यूब की रिपोर्ट ने सार्वजनिक कर दी है। बहरहाल समित पात्रा, इस पर मैं आपका रिएक्शन ब्रेक के बाद ले लूंगा। शुभुई खान काफी देर से इंतजार कर रही है। मुझे लगता है बहस की मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए, शब्दों का चयन अच्छे से करना चाहिए। मैं ब्रेक ले रहा हूं। आर पार कम बैक, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। बड़ी खबर यह है कि भारत की सेना ने बड़ा काम किया है बॉर्डर के ऊपर। अलका लामा का मैं सीधा रुख करता हूं, तस्लीम रेमानी का मैं रुख करता हूं सीधा, उसके बाद संबित आपके पास और सुबुई आपके पास आऊंगा। अलका जी, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा कि भारत की सेना आगे बढ़ रही है? कल ब्लैक टॉप में भारत की सेना ने कब्जा किया, जो कई वर्षों से कहां था, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भारत की सेना ने ऐसी पोस्ट पे भारत की सेना पहुंच गई है जहां पर दशकों से नहीं पहुंची थी। क्या आपको लगता नहीं है भारत एग्रेसिव है? सिर्फ ऐप पे काम नहीं हो रहा, मैप पे भी काम हो रहा है। हाँ,
मैप पे काम हो रहा है, नेपाल कर रहा है मैप पे काम, जिसको भारत की मोदी सरकार कायरता से खामोशी से देख रही है। सेना पे सवाल कब उठाया है? मैं दर्शकों से कहूंगी पूरे इस कार्यक्रम को, अमित जी के आर पार को देखिएगा। सेना पर हमने सवाल उठाया है, सेना के पीछे छुपे नहीं मोदी सरकार, आगे आए, आंखें लाल करके विपक्ष और राहुल गांधी जी को मत दिखाइए। पर भी सबूत मांगा था, चीन को लाल आंख करके दिखानी है, मैं दोबारा कह रही हूँ। अरे ठीक है, अब तो सबूत लाइव मिल रहा है, खबरें भी दिख गई है जो गलवान में खबरें थी। अलका जी, चीन को लेकर जो घेराबंदी होनी चाहिए थी शंघाई कॉर्पोरेशन में ऑर्गेनाइजेशन पे, वो नहीं की जा रही जी। मैं आपको ठीक है, समित रिस्पॉन्ड, आपको मैंने 20 सेकंड दिए, रिस्पॉन्ड नाउ। अलका जी आपने अपनी बात को रखा, समित रिस्पॉन्ड नाउ। अलका जी होल्ड ऑन, समित रिस्पॉन्ड। अलका लांबा की बात का 10 सेकंड। देखिए पहले तो मैं तफरी का डेफिनेशन देता हूं। इन्होंने जो कहा कि डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के तफरी कर रहे हैं, तफरी क्या होता है मैं बताता हूं। जब स्टैंड ऑफ चल रहा होता है चाइना के साथ डोकलाम में, तब पूरा परिवार चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाता है, उसे तफरी कहते हैं। जब पूरा ये विवाद चल रहा होता है 2008 में जाके। शुक्रिया संबित। अलका लांबा बहुत बहुत शुक्रिया, तस्लीम ने मानी। मैं आपको देना चाहता था आखिर के 10 सेकंड, लेकिन माफ करिए मैं नहीं दे पाया। सुबुई खान माफ करिए, लेकिन आज की चर्चा में मैं यही आखिर में कहना चाहूंगा, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत कुछ हो रहा है। जब सेनाएं आगे बढ़ रही हो तो किसी को भी उनके पैर पीछे नहीं खींचने चाहिए। नमस्कार।